केंद्र बिंदु तक पढ़ लिया था। चलिए ठीक है, केंद्र बिंदु तक मध्य फटाफट रिवाइज कर ले पहले एक बार 5 मिनट में, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। बताइए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 किलोमीटर। ठीक है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956। वर्तमान स्वरूप 2000 सन 2000। मध्य प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर 2000। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी। आर्थिक एवं खेल राजधानी इंदौर। इंदौर। करेक्ट। राजकीय पुष्प लिली, व्हाइट लिली। सफेद लिली। व्हाइट लिली। और उसका साइंटिफिक नाम लिलियम कैंडियम। लिलियम कैंडीमम। कैंडीमम। राइट, लिलियम कैंडीमम। दूधराज, दूधराज का साइंटिफिक नाम इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। और वो क्या है दूधराज? दूधराज पक्षी है, राजकीय। राजकीय पक्षी, ठीक है। हेमा, राजकीय नृत्य राई। ठीक है। राई कहाँ पे प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड। ठीक है। आदर्श, राजकीय नाट्य मार्च। कहाँ पर है प्रसिद्ध? बुंदेलखंड एंड बुंदेलखंड। कहाँ पर? मालवा में। मालवा। हाँ, बुंदेलखंड बघेलखंड नहीं बेटा, मार्च को मालवा से याद रखो, म करके याद रखो, मार्च फॉर मालवा। ठीक है। इसके दो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र कौन से हैं मार्च के? सुतार और ढोलक। ढोलक और सारंगी। सारंगी सा। हाँ, सितार और सारंगी में अंतर होता होगा कुछ ना कुछ। सितार अलग होता है, सारंगी अलग होता है। राजकीय पशु वीणा का शायद छोटा रूप है सितार, वीणा का छोटा रूप। अच्छा, नहीं मुझे जानकारी नहीं है इस विषय में। राजकीय पशु बारहसिंगा, ग्रेडेरी प्रजाति। हाँ, उसका साइंटिफिक नेम रुस्वस दुर्वासेली। दुआवसेली। रुस्वर्स दुआवसेली। दुआवसेली। ठीक है। ये कौन सी प्रजाति का है? ग्रेडेरी। टोर, टोर क्या है? टोर मछली है। कौन सी मछली? राजकीय मछली, महाशीर। टोर, उसका नाम टोर। महाशीर, ठीक है। मुख्यतः किस नदी में पाई जाती है? नर्मदा नदी। ठीक है। इसे राजकीय मछली का दर्जा कब दिया गया? 2011। ठीक है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है हेमा? 14 जिलों। ठीक है। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु आदर्श? मंगलनाथ मंदिर, उज्जैन। ठीक है। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सुमित? मध्य प्रदेश का ये बरसाली, बैतूल। मध्य प्रदेश सागर। नहीं, ये मध्य प्रदेश का है कटनी, विदिशा। सागर है। थोड़ा सा याद कर लो अच्छे से। हमको थोड़े से कंफ्यूजन है, विदिशा, सागर, अविभाजित भारत का, अखंड भारत का, ऐसा थोड़ा सा। वर्तमान थोड़ा तो अलग अलग है तो। हाँ, तो उसको बार बार पढ़ना तो याद हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, जब उसके अंदर पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, बांग्लादेश इन्वॉल्व था, तब इनका केंद्र बिंदु क्या था? बरसाली, बैतूल। और बैतूल। भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु क्या है? भीमरखेड़ा, कटनी। ठीक है। इतनी चीजें हमने कल पढ़ी थी, राइट। आज हम देखते हैं पड़ोसी राज्य व उनसे लगे हुए जिले। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के पड़ोसी। ये डीमरखेड़ा मैम कटनी वाला जो अभी वर्तमान भारत का है या अविभाजित भारत का है? नहीं, अविभाजित भारत का नहीं है, अब ये जो वर्तमान भारत है ना उसका है। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पड़ोसी राज्य। पड़ोस में, हमारे देश के पड़ोस में कौन कौन से राज्य हैं?
नंबर ऑफ स्टेट्स बताइए कितने हैं? कितने राज्य मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं? नंबर ऑफ 5। स्टेट्स जॉइन मध्य प्रदेश बॉर्डर। जॉइन नहीं, टचेस। 5 है। कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, ठीक। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इन सब की लोकेशन भी याद है आप लोगों को? हाँ, चलिए ठीक है। देखिए, जब अपन मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं, इंडिया का देख लो सबसे अच्छा। इंडिया का मैप विद इट्स स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल अपन ये स्टेट देखते हैं, देखिए ये स्क्रीन क्लियर है ना बेटा? दिखाई सबको दे रहा है? हाँ या नहीं? दिख जा रहा, क्लियर नहीं दिख रहा, बस नाम नहीं पता चल रहा कौन सा स्टेट क्या है। ठीक है, मैं इसको सामने वाली स्क्रीन पर निकाल लेती हूँ। अभी दिख रहा है? यस मैम। चलिए ठीक है। देखिए, अगर अपन इस एमपी के मैप को बहुत ध्यान से देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है ना? एमपी के स्टेट को बहुत ध्यान, अब अगर अपन इंडिया के मैप को बहुत ध्यान से देखें तो ये जो बीचम बीच में दिख रहा है हमको, ये जो बीचों बीच में दिख रहा है हमको, ये हमारा क्या है? मध्य प्रदेश। अब ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की बॉर्डर्स कितने राज्यों से को छूती है। तब हम यहाँ पर देखते हैं, पहला राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। सेकेंड राज्य कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। देन क्या हो गया? छत्तीसगढ़। ये देखो यहाँ पर ये जो झारखंड है, झारखंड की सीमा बिहार से लग रही है, उत्तर प्रदेश से लग रही है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश से लग रही है क्या? यहाँ पर देखो बिल्कुल पॉइंट, इतना सा डिफरेंस है पॉइंट वाइज का। छत्तीसगढ़ से लग रही है, यहाँ से हमारा मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र से लग रही है, और यहाँ पे काय से लग रही है? गुजरात से लग रही है। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स विच टचेस द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 5। 5 राज्य। ठीक है। अब लोकेशन आती है उसकी कि मध्य प्रदेश को उत्तर में कौन सा राज्य स्पर्श करता है। तो उत्तर में कौन सा हो गया हमारा? उत्तर प्रदेश हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया अपना? जैसे ये देखो, डायरेक्शन याद रखने का तरीका हमने क्या किया, एक इस प्रकार से बनाया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। ठीक, तो अगर अपन इसको यहाँ के परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये मध्य प्रदेश हो गया। तो नॉर्थ में हमको कौन सा राज्य दिख रहा है? उत्तर प्रदेश दिख रहा है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हमको किस डायरेक्शन में दिख रहा है? नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट। अगर अपन इसको यहाँ से ऐसा डिवाइड करते हैं तो राजस्थान हमें कहाँ पे दिख गया है? नॉर्थ वेस्ट में। उसी प्रकार से अगर हम किसकी बात करें? गुजरात की, तो गुजरात किस कौन सी दिशा से उसको टच कर रहा है? मध्य प्रदेश को पश्चिमी दिशा से वेस्टर्न बाउंड्री बना रहा है। उसी प्रकार से जो महाराष्ट्र है वो क्या कर रहा है? हमारी दक्षिणी सीमा बना रहा है। और
जो छत्तीसगढ़ है वो हमारी कौन सी बना रहा है, पूर्वी सीमा बनाने का काम कर रहा है। इसलिए आपको लोकेशन भी याद होना चाहिए कि राजस्थान किधर पड़ रहा है, गुजरात किधर पड़ रहा है, महाराष्ट्र किधर पड़ता है, और क्या छत्तीसगढ़ कहाँ है और उत्तर प्रदेश कहाँ है। इस प्रकार से ऐसे 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। मैम छत्तीसगढ़ कहाँ है? देखो ये रहा छत्तीसगढ़, दिख रहा है? और थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, दिख रहा है अब? मैम उसमें क्लियर नहीं दिख रहा। चलिए दूसरा वाला मैप ले लेते हैं, दूसरा वाला मैप लेते हैं अपन, जिसके अंदर अपन को थोड़ा सा क्लियर दिखे। इसको अपन अपने नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं। अगर मैप की लोकेशन याद रहेगी ना, मतलब स्टेट्स की लोकेशन, तो बहुत सारी चीजें आपकी बहुत आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस, ये अब दिखाई दे रहा है आपको। अगर अपन इस मैप की बात करें तो यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखो इसके अंदर भी क्लियर नहीं दिख रहा बेटा। अब आपको वैसे ही देखना पड़ेगा, अपने उसमें एमपी का मैप सर्च कर लेना, इंडिया का मैप, तो उसके अंदर भी दिख जाएगा। ये यहाँ पर दिख रहा है छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ ये वाला जो पोर्शन है ये छत्तीसगढ़ कहलाता है। ठीक है, चलिए पड़ोसी राज्य हो गए। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए? 5। नॉर्थ में कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। वेस्ट में कौन सा हो गया? गुजरात। नॉर्थ वेस्ट में कौन सा हो गया? राजस्थान। सबसे नीचे आ जाए तो कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। और इधर ईस्टर्न साइड में देख ले हम तो क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इस प्रकार से हमने देखा कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, या 5 राज्य जो मध्य प्रदेश की सीमा को बनाने का काम करते हैं। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नॉर्थ साइड में कौन सा हो गया? यूपी। साउथ में क्या हो गया? महाराष्ट्र। वेस्ट में कौन सा हो गया? गुजरात। ईस्ट में कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़। इसको आप साउथ ईस्ट लिख लेना, क्योंकि ये प्रॉपरली ईस्ट में नहीं है, साउथ ईस्ट में है। और यहां पर क्या हो गया हमारा? राजस्थान। ठीक है, इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से होकर मिलती है। नेक्स्ट इस पे आते हैं हम। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो गया, ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ये आपसे बहुत ही कम एग्जाम में या रेयर से रेयर एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, अब आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि किन राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, अब वो आपसे पूछेगा कि किन जिलों की सीमा कौन से राज्यों से लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मध्य प्रदेश को ड्रॉ करूं यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे मैंने देख लिया कि ये मध्य प्रदेश है, ये कुछ इस प्रकार का है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, तो अब हमने देखा मध्य प्रदेश में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से किसको डिवाइड कर दिया हमने? यूपी को डिवाइड कर दिया। ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया? राजस्थान हो गया। यहाँ से अगर अपन इस प्रकार से देखें, ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हमारा गुजरात हो गया। यहाँ से हम देखें तो ये हो गया हमारा महाराष्ट्र, और ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। ऑलमोस्ट
यहाँ से, ये हो गया हमारा CJ छत्तीसगढ़। ठीक, अब आपसे पूछा क्या जाएगा, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान की बॉर्डर बनाते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से जिले गुजरात की बॉर्डर बनाने का काम करते हैं, मध्य प्रदेश के वे कौन से जिले हैं जो महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करने का काम करते हैं। इस प्रकार से आपको उन जिलों के नाम भी याद रखना है और उन जिलों की संख्या भी याद रखना है कि कौन से जिले या कितने जिले राजस्थान को टच करते हैं, कितने जिले उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। तो अगर अपन राजस्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश के 10 जिले, मध्य प्रदेश के कितने जिले, 10 जिले राजस्थान की बॉर्डर को टच करते हैं, 10 जिले। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए, 10। मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की बॉर्डर को टच करने का काम करते हैं। अब बात आती है कि ये जिले कौन से हैं, तो उसके लिए अपन देख लेते हैं मध्य प्रदेश का मैप। चलिए आते हैं मध्य प्रदेश के मैप पे। यहाँ पे अगर अपन डालते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP टचेस बॉर्डर विथ राजस्थान, राजस्थान। अगर अच्छे से दिख गई तो अच्छी बात है। एक मिनट वेट करना। जैसे ये वाला मैप ले लेते हैं अपन, ये वाला मैप थोड़ा सही है और ये अच्छे से दिखाई भी देता है। इसको अगर अपन करंट पेज पे लेके आए, ये हो गया हमारा करंट पेज। ठीक है, ये तो क्लियर दिख रहा होगा शायद से आप लोगों को। यस मैम, दिख रहा है क्लियर। हाँ चलिए, तो देखो मध्य प्रदेश का अब भी हमने क्या बनाया था, मैप बनाया था, कुछ इसी प्रकार का बनाया था। तो मैंने क्या बताया, राजस्थान के ऐसे 10 जिले हैं जो किसको टच करते हैं, मध्य प्रदेश के ऐसे 10 जिले हैं जो किसको टच करते हैं, राजस्थान की बॉर्डर को टच करते हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश के किस हिस्से में आता है या कौन सी डायरेक्शन में आता है, तो नॉर्थ वेस्ट में आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उन जिलों की संख्या देख ली हमने। अब हम देखते हैं वो जिले कौन से हैं। ठीक है, तो वो कौन से जिले हैं, मुरैना। जैसे देखो यहाँ से अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से, यहाँ से लेकर तो ये झाबुआ तक, ऑलमोस्ट झाबुआ तक, इतने जो पोर्शन है, ये जो जिले हैं, ये जो लास्ट में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे किसकी बॉर्डर को टच करते हैं, राजस्थान के बॉर्डर को टच करते हैं। जैसे एक हो गया हमारा मुरैना, राजस्थान। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 10। एक हो गया हमारा मुरैना, दूसरा हो गया हमारा श्योपुर, तीसरा हो गया हमारा शिवपुरी। देखो यहाँ से ये टच कर रहा है शिवपुरी, ये हो गया शिवपुरी। थर्ड हो गया हमारा गुना, चौथा हो गया 1 2 3 4 राजगढ़। शाजापुर की भी बॉर्डर टच करेगी क्या, ये देखो ये यहाँ पर ये लग रही है शाजापुर, गुना,
मंदसौर, नीमच। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। और कौन से हो जाएंगे? ये 8, ये हो गया 9, और एक हो जाएगा हमारे पास 10। जैसे मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, फिर हो गया हमारे पास राजगढ़, फिर हो गया हमारे पास आगर मालवा। ये देखो, ये जो मैप है ना बेटा, ये पुराना है, इसकी वजह से ये यहाँ पर उन्होंने आगर मालवा को नहीं दिया है, इस वजह से यहाँ पर 9 जिले हो रहे थे। शाजापुर की बॉर्डर टच नहीं होती, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक आगर मालवा। इसमें ये पुराना मैप, इसमें शाजापुर और आगर मालवा नहीं दिख रहा है। हाँ, इसकी वजह से जब मैं देख रही थी तो वही तो सोचू कि यहाँ पर ये वाले जो मैप है वो ऐड नहीं कर रही है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आगर मालवा को अब हमने यहाँ पर अगर जोड़ दिया है तो होगा इस प्रकार से पूरे 10 जिले। कौन से हो गए? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, आगर मालवा, फिर मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। इस प्रकार से ऐसे 10 जिले हैं जो राजस्थान की बॉर्डर को टच करते हैं। आ गया समझ में किस प्रकार से पढ़ना है आप लोगों को? जब आपको इन जिलों की लोकेशन याद रहेगी, आपको पता रहेगा कि हाँ यार मुरैना आया है, तो मुरैना किधर साइड पड़ता है? ऊपर साइड में पड़ता है, तो हम कहीं ना कहीं से लिंक करके उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको उसकी लोकेशन ही नहीं पता कि मुरैना किधर पड़ता है, तो हम क्या सोचेंगे कि हाँ मुरैना, तो हमको याद करना पड़ेगा और इतनी सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल, क्या हम 52 डिस्ट्रिक्ट्स को याद रख सकते हैं क्या कि 52 डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पड़ रही है, कौन किसको टच कर रहा है? याद नहीं रख सकते। लेकिन अगर हमारे माइंड में मैप क्लियर रहेगा तो हम बहुत सारी चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं। क्लियर? 10 जिले याद कर लोगे? मैप को बस बार बार देख लेना तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करा रही हूँ। राजस्थान के 10 जिले। राजस्थान पड़ता किधर है? नॉर्थ वेस्ट साइड में। कितने जिले को टच करते हैं मध्य प्रदेश के? 10 जिलों को। कौन से? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। ये झाबुआ का भी ये वाला जो छोटा सा पोर्शन है वो क्या करता है? राजस्थान से टच होने का काम करता है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक अकेली ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो 2 राज्यों को टच करने का काम करती है? 2 राज्य इन द सेंस 2 राज्यों के बीचम बीच में है। तो देखो, अगर अपन इस शिवपुरी के लोग यहाँ पर झाबुआ कर रहा हूँ गुजरात को, और मैं ऊपर में नॉर्थ में मैं मुरैना भी कर रहा हूँ यूपी को। हाँ बिल्कुल करेगा, वो तो आपस में करेंगे ना बेटा। लेकिन देखो मैं ये बोल रही हूँ 2 राज्यों के बीचम बीच में पड़ रहा है। तो देखो यहाँ से ये वाली जो लोकेशन देख रहे हो आप, शिवपुरी के इधर साइड क्या हो गया हमारा? राजस्थान। और शिवपुरी के इधर साइड क्या हो गया हमारा? यूपी हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 राज्यों के बीचम बीच में पड़ता है? बीच में पड़ता है, बिल्कुल बीच में। अब देखो जैसे ये झाबुआ है, झाबुआ क्या करेगा? राजस्थान को भी टच करेगा और इधर गुजरात को भी टच करेगा। ऐसे तो बहुत सारे जिले हैं, लेकिन क्या बीच में पड़ रहा है क्या? वो नहीं पड़ रहा। लेकिन सिर्फ एकमात्र शिवपुरी ऐसा जिला है जो 2 राज्यों के बीच में पड़ने का काम करता है, या 2 राज्यों को टच करने का काम करता है। ठीक है, ये शिवपुरी का नाम याद रखना क्योंकि ये शिवपुरी वाला क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम में। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने जिले? 10 जिले। याद कर लेना, मैं पूछूंगी क्योंकि। नेक्स्ट वन, राजस्थान कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम देखते हैं गुजरात की बहुत ही छोटी सी बॉर्डर है जो मध्य प्रदेश से लगने का काम करती है। सिर्फ 2 जिले लगते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। करेक्ट। मध्य प्रदेश के केवल 2 जिले। कौन से? झाबुआ, अलीराजपुर और झाबुआ। झाबुआ और अलीराजपुर केवल ऐसे 2 जिले हैं जो गुजरात से लगने का काम करते हैं। कौन से जिले? ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन से? एक हो गया हमारा झाबुआ और एक हो गया हमारा अलीराजपुर। याद रहेगा, ये तो 2 ही जिले हैं, इनको याद रख लेना कि झाबुआ गुजरात से कौन से जिले लग रहे हैं? झाबुआ और अलीराजपुर। अगर लोकेशन याद रहेगी तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आ गया ना समझ में? सभी लोगों को आ रहा है ना समझ में बेटा? किसी को कोई नहीं? हेमा समझ में आ रहा है? शीरीन आपको? इसमें आ रहा है।
किसी को कोई परेशानी हो तो बोल देना, ठीक है। चलिए कहाँ थे भाई हम? राइट, गुजरात के 2 जिले हो गए, राजस्थान के कितने हो गए? 10 जिले हो गए। अब इधर नीचे साइड क्या बताया था मैंने? नीचे साइड कौन है? महाराष्ट्र। नीचे साइड है हमारा महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के कितने जिले लगेंगे? 9 जिले लगते हैं। 9 जिले लगेंगे। कहाँ से स्टार्ट होकर? अलीराजपुर से लेके बालाघाट तक। तो ये जो बालाघाट है, बालाघाट तक हमारे क्या लगेंगे? जिले लगेंगे। तो अलीराजपुर से तो बालाघाट तक हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले लगेंगे? 9 जिले महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करेंगे। वो 9 जिले कौन से हो जाएंगे हमारे? देखो, अलीराजपुर हो गया, ठीक, एक तो हो गया हमारा अलीराजपुर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा बड़वानी, फिर क्या हो जाएगा? खरगोन, फिर क्या हो जाएगा? बुरहानपुर। बुरहानपुर के बाद क्या हो जाएगा? खंडवा भी आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ये देखो, यहाँ से ये टच कर रहा है, खंडवा आएगा, फिर बैतूल आएगा, फिर छिंदवाड़ा आएगा, सिवनी आएगा और बालाघाट आएगा। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करती है वो कितनी हो गई? 9। गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट है जो महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करती है। कौन सी? अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। इन सब की लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि बैतूल जो है वो किधर पड़ रहा है? हमारे एमपी के बिल्कुल साउथ डायरेक्शन में पड़ रहा है। सब मैंने कल ही बताया था कि सबसे दक्षिणी जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? बुरहानपुर, करेक्ट। और सबसे पूर्वी जिला? सिंगरौली। ठीक है। मध्य प्रदेश के 9 जिले कौन से? अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। इस प्रकार से 9 जिले किसकी बॉर्डर को टच करते हैं? महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आएगी बात इधर साइड कौन पड़ रहा है हमारे पास? ये कौन सा स्टेट है? यहाँ पे कौन सा स्टेट पड़ेगा? छत्तीसगढ़। 7 जिले लगते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ पड़ रहा है हमारा यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ के कितने जिले बेटा? 7 जिले। छत्तीसगढ़ के हमारे 7 जिले। सिंगरौली को यहाँ से अगर अपन अलग कर दें, ठीक है, तो यहाँ से छत्तीसगढ़ के हमारे पास कितने जिले हो रहे हैं? 7 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर को टच करते हैं। जी आप, मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ की बॉर्डर को टच करते हैं। ऐसा मत बोल देना छत्तीसगढ़ के 7 जिले, नहीं, छत्तीसगढ़ के तो अलग है। छत्तीसगढ़ के जिलों की संख्या को हमको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब अगर आप छत्तीसगढ़ का कोई एग्जाम दोगे तब आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। अभी हम सिर्फ एमपी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एमपी का याद रखेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले? 7 जिले। कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा बालाघाट, एक हो जाएगा डिंडोरी, फिर अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली। 1 2 3 4 5 6 6 तो हो रहे। कौन सा हो गया? मैम देखने में 6 काउंटिंग में 6 ही हो रहे। 1 मिनट, कहाँ बेटा? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, मंडला, ये मंडला में डिंडोरी नहीं, मंडला भी आएगा, डिंडोरी भी आएगा। यहाँ पर जो है ना ये वाला मैप में मिसिंग हो गई है, मतलब बॉर्डर कितना हो गया। अंदर कोई दिक्कत है? रुको अपन दूसरा मैप ले लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है उसके अंदर कुछ सही तरीके से दिया हो। ये वाला जो मैप अपन ने लिया है इसको लेके अनूपपुर, इसमें भी मंडला सेम ही दिख रहा है। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई है। तो कुछ छोटा बहुत पॉइंट ऐड करता होगा उसके अंदर। डिंडोरी है मैडम। कौन सा? डिंडोरी। हाँ, डिंडोरी तो है, लेकिन पता 7 ही जिले होते हैं।
मेंशन तो 7 ही जिले हैं 7 हमारे 7 हो रहे हैं। कौन से हो रहे हैं? 7 हो रहे हैं, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। अच्छा, हम्म, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला भी तो आ रहा है ना बेटा? मंडला, बालाघाट। हाँ, मंडला तो आएगा ही। मैम वही मैप में देखने में ये लग रहा है कि हम टच नहीं हो रहे, मैम तो टच होता होगा। हाँ, लेकिन ये जो अपन जो मैप देख रहे हैं ना, इसके अंदर इन्होंने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि अपन को ऐसा नहीं लग रहा कि वो टच हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना रियल में टच होता होगा वो। थोड़े से ग्रुप में मैंने अपडेट PDF भेजी है, कई सारे मैप हैं। अच्छा, ठीक है, उसके अंदर टच होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे ये वाला मैप देखो, इसके अंदर टच हो रहा है सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, ये यहाँ पर देखो, ये मंडला टच हो रहा है और बालाघाट। इस प्रकार से कई सारे मैप है जिसके अंदर नहीं भी हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मंडला आएगा, और जो कि कौन सी बॉर्डर से टच हो रहा है? छत्तीसगढ़ की बॉर्डर से टच हो रहा है। तो आपको याद पूरे 7 जिलों के बारे में रखना है। कौन से हो जाएंगे वो 7 जिले? सिंगरौली, सीधी, ये हो गया हमारा सिंगरौली, फिर हो गया सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ठीक है, आगे चले। चलिए, छत्तीसगढ़ के 7 जिले, इसको अपन थोड़ा सा ऐड करके ये इधर से ऐसा कर लेंगे तो वो हो जाएगा मंडला। नेक्स्ट वन, अब कौन सा जिला बच गया भाई? अब कौन सा स्टेट बच गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बच गया। तो उत्तर प्रदेश को कहाँ से अपन हटा दें? कुछ इस प्रकार से, सिंगरौली से लेके मुरैना तक। तो सिंगरौली से लेकर ये जितने भी पूरे जिले लगते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा किस में आता है? यूपी में। तो यूपी के कितने जिले आ जाएंगे हमारे पास? 13 जिले। 13 जिले मध्य प्रदेश के यूपी की बॉर्डर को टच करते हैं। इसके अंदर 2 प्रकार के घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले हम यूपी के जिले देख लेते हैं। कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा मुरैना, फिर हो जाएगा भिंड, फिर हो जाएगा दतिया, फिर हो जाएगा शिवपुरी, देन अशोकनगर, फिर क्या हो जाएगा? ये वाला सागर के बाद क्या आ जाएगा? टीकमगढ़ के बाद अब हमारा यहाँ पे बन गया है एक और जिला, क्या हो गया है वो? निवाड़ी। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको भी ऐड करेंगे, निवाड़ी। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंगरौली। ये देखो, 13 जिले की जगह में 14 जिले आएगा फिर इसका आंसर। कैसा? जैसे कि पूछा जाता है कि कितने जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश से, तो अब 14 जिले हो जाएंगे। गिनो जरा कितने हो रहे हैं। देखो, मुरैना नहीं, इसकी निवाड़ी को गिनती में 14 हो जा रहे। 14 हो जा रहे निवाड़ी को मिला के। ये सर देखें तो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बेटा 13 ही तो हो रहे, किधर 14 हो रहे? गिनो जरा अच्छे से। देखो, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, फिर टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। 13 ही जिले हो रहे हैं। गिनो अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 हो रहा। आदर्श क्लियर? कहाँ हुआ बेटा 14? यस मैम। नहीं हुआ रहा ना 14? यस मैम, 13 ही है। हाँ, 13 के 13 ही है। 13 जिले हैं टोटल जो यूपी की बॉर्डर को टच करते हैं। ठीक है, मैम इसमें एक वो क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगता है, मैम उसमें राजस्थान आएगा इसका आंसर। देखो, वो जिले पूछता है तो यूपी आ जाता है उसका आंसर, ऐसा बनता है। तो मैं यही क्वेश्चन की बात कर रही थी जो आप पूछ रहे हो। जैसे देखो, जब आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सीमा मध्य प्रदेश की किस राज्य से लगती है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगती है आपकी? राजस्थान से लगती है। सबसे ज्यादा सीमा राजस्थान से लगती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जिले किस राज्य से लगते हैं, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश।
कहने का मतलब समझ में आया? मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान से लगती है। लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले किस राज्य से लगते हैं? तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अगर अपन इस प्रकार से बात करें, देखो राजस्थान क्यों आएगा? यहाँ से शुरू होके वो इस प्रकार से, ये जो बॉर्डर की लेंथ है उस पर डिपेंड कर रहा है मध्य प्रदेश के जो सबसे ज्यादा जिले हैं वो किससे लग रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ राजस्थान आएगा। लेकिन अगर अपन जिलों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जिले तो 13 जिले हैं जो कहाँ से लग रहे हैं? यूपी के बॉर्डर से लग रहे हैं। इसकी वजह से अगर जिले वाइज बात करें तब उसका आंसर क्या आ जाएगा? यूपी आएगा। आया समझ में? अंतरजातीय सीमा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। और सबसे ज्यादा जिले किस राज्य को टच करते हैं मध्य प्रदेश के? तो वो कौन सा हो जाएगा उसका आंसर? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या बोलना चाहती हूँ? हाँ या नहीं? यस मैम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पड़ोसी राज्य व उनसे लगे जिले। आ गया समझ में? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था हमारा? नॉर्थ में कौन सा स्टेट हो गया हमारा? यूपी। साउथ में कौन सा स्टेट हो गया हमारा? महाराष्ट्र। ईस्ट कौन सा है ये? ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन सा हो गया हमारा? छत्तीसगढ़। वेस्ट में कौन सा हो गया हमारा? गुजरात। और यहाँ पर कौन सा हो गया हमारा? राजस्थान। राजस्थान के कितने जिले? 10 जिले। गुजरात के कितने जिले? 2 जिले। महाराष्ट्र के कितने जिले? 9 जिले। छत्तीसगढ़ के कितने जिले? 7 जिले। और उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 13 जिले। इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश इतने राज्यों की सीमा को स्पर्श करने का काम करता है। क्लियर? आगे बढ़े। ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, और अगर आप लोकेशन याद रख लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। राज्य के कुछ प्रमुख दिवस है जिनको मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, उसको लिख लो। प्रमुख दिवस। फॉर एग्जाम्पल पहला स्थापना दिवस। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस क्या हो गया? कौन से दिन? मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर। 1 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट वन लोक सेवा प्रदाय दिवस। लोक सेवा प्रदाय दिवस। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार हमको एग्जाम में देखने के लिए मिलती है। लोक सेवा प्रदाय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। लोक सेवा प्रदाय दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। तीसरा पॉइंट नगरीय निकाय अधिकारिता दिवस। नगरीय निकाय अधिकारिता दिवस। नगरीय निकाय अधिकारिता दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर को। चौथा पॉइंट बेटी बचाओ दिवस। ये कुछ ऐसे दिवस है जो मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं, इसीलिए हमको इनको याद रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। 5th वन जनसंख्या नियंत्रण दिवस।
जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाएगा? 11 मई को। और एक और है लास्ट, महिला सशक्तिकरण दिवस। महिला सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण दिवस ये मनाया जाएगा आपका 18 जून को। इस प्रकार से कुछ दिवस है जो मध्य प्रदेश के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आपको अगर मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, मध्य प्रदेश का विभाजन दिवस, दोनों ही आपको याद रखना है। वो क्या हो गया? 1 नवंबर हो गया। वैसे ही लोक सेवा प्रदाय दिवस कब हो गया? 25 सितंबर। नगरीय निकाय अधिकारिता दिवस हो गया 2 नवंबर। बेटी बचाओ दिवस हो गया 5 अक्टूबर। जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई और महिला सशक्तिकरण दिवस हो गया 18 जून। हो गया नोट डाउन? आगे बढ़े। यस मैम, कर लिया। चलिए ठीक है। प्रमुख दिवस याद रखिएगा, मैं कल पूछूंगी। अब हम मध्य प्रदेश को बस एक नजर में देख लेते हैं। जो चीज नहीं पता होगी वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे तो आपके पास जो भी बुक होगी मध्य प्रदेश की उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, लेकिन पर्सनल सेटिस्फेक्शन मैं बता देती हूँ। जैसे राज्य का नाम, हमारे मध्य प्रदेश का राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी अरे नहीं पता क्या? बोलो। हेमा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? हेमा ही बताइए। 1 नवंबर 1956। ठीक है। मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? शिरीन। नाम पता नहीं। मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा नहीं पता आपको? अभी हम किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? हिंदी। हिंदी ही है ना बेटा। हमारे मध्य प्रदेश में तो हिंदी चलती है, हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं। जैसे अब महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे मराठी जो है वो उनकी रीजनल लैंग्वेज है। लेकिन अगर अपन अपने एमपी की बात करें तो एमपी में कौन सी है यहाँ की भाषा? हिंदी है। राजकीय भाषा, मुख्य भाषा हिंदी। हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय गान, सुमित बताइए कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश। मेरा मध्य प्रदेश। उसके लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव। करेक्ट, महेश श्रीवास्तव। इसको आप नोट डाल के लिख लीजिए। राजकीय गान। राजकीय गान कौन सा? सुख का दाता सबका साथी। सुख का दाता सबका साथी। जिसके कंपोजर या जिसके लेखक कौन है? महेश श्रीवास्तव। श्री महेश श्रीवास्तव जी। श्री महेश श्रीवास्तव।
ठीक है। राजकीय गान का राजकीय गान नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा राजकीय गान को किसने लिखा था या कौन उसके लेखक है। तो आपको ये व्यक्ति का नाम याद रखना है कि महेश श्रीवास्तव है जिन्होंने राजकीय गान को लिखने का काम किया था। नेक्स्ट वन, पूर्व से पश्चिम की सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, सुमित बताइए कितनी है? 870 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की सीमा कितनी है? 607 से 605 किलोमीटर। ये भी आपको डेटा याद रखना है। जैसे शिरीन, हेमा आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो आप लोग क्या करोगे, इनको नोट डाउन करके लिख लोगे और उनको याद भी करोगे कि पूर्व से पश्चिम की सीमा कितनी है, 870 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की सीमा कितनी है, 605 किलोमीटर। ठीक। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी है? विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है? 230। मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट कितनी है? 230। ठीक। मध्य प्रदेश में 230 तो ठीक है विधानसभा सीटें हैं, जिसके अंदर 82 सीट क्या है, आरक्षित है। 82 सीट्स कितनी है, आरक्षित है। आरक्षित इन द सेंस रिजर्व्ड रखी गई है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज्यादा है। इसीलिए हमारे देश की विधानसभा ने उन व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए क्या किया है, 230 में से 82 सीटों को आरक्षित किया गया है। इन 82 सीटों में हमने क्या किया, यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। ठीक, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ पर एससी के लिए और यहाँ एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और ये हो गया अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 35। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 47। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है एमपी के पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल आपका जो टीओ का एग्जाम आएगा उसमें भी ये चीज पूछी जाएगी। ठीक, ये विधानसभा में टोटल आरक्षित सीटों की संख्या पूछ ली जाएगी, या तो फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई है। इस प्रकार से आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि विधानसभा की सीटें कितनी हो गई हमारे पास, 230। 230 के साथ साथ आरक्षित सीटें की संख्या कितनी हो गई, 42। 42 को भी हमने सब डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में, जिसके अंदर अनुसूचित जाति को 35, अनुसूचित जनजाति को हम कितनी सीटें दे देंगे, 47। क्लियर, आगे बढ़े। ये हो गई हमारी विधानसभा सीटें। अब मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं लोकसभा में भी है लोकसभा में। तो लोकसभा में हमारे मध्य प्रदेश की सीटों की संख्या कितनी है सुमित, 29। कितनी, 29 लोकसभा 29 लोकसभा सीटें कितनी है टोटल, 29 सीटें हैं हमारी लोकसभा की। अब इसके अंदर वैसे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हाँ भाई लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आप बता दोगे 29। लेकिन अगर एग्जामिनर के दिमाग में आया कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो वो आपको क्या करेगा, इसके अंदर थोड़ा सा अटकाएगा।
वो आपको ये पूछ लेगा कि हाँ भाई इसके अंदर भी अनुसूचित जातियों के लिए कितनी आरक्षित रखी गई है और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी आरक्षित रखी गई है। तो लोकसभा सीटें कितनी है हमारी मध्य प्रदेश से? 29 को भी हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर सब डिवाइड कर देते हैं। 29 को अगर अपन सब डिवाइड करें तो अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। अब यहाँ पे भी देखो, पिछली बार भी हमने देखा कि अनुसूचित जनजाति के लिए ज्यादा सीटें थी क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज्यादा है। ठीक, उसी प्रकार से लोकसभा सीटों में भी हमारे पास अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण ज्यादा है इन कंपैरिजन विद शेड्यूल कास्ट। तो एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? 4 सीटें। 4। और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें। यहाँ तक आया तो भी बच्चा कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक आता है तो भी उसकी गाड़ी थक जाती है। अब बात आती है एग्जामिनर अटकाता कहाँ पर है। एग्जामिनर अटकाता है कि हाँ भाई वो पूछ लेगा कि 4 सीटें कौन सी है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो लोकसभा में एससी के तरफ से लड़ रही है, एसटी के तरफ से लड़ रही है। तो कई बार आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं अगर लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन अच्छा खासा रहा तो। एससी के लिए कौन सी सीटें, कहाँ की सीटें रहेगी? देवास शाजापुर, दूसरे नंबर पे आ जाएगी उज्जैन, तीसरे नंबर पे आ जाएगी टीकमगढ़ और चौथे नंबर पे आ जाएगी भिंड। इस प्रकार से ऐसी 4 जगह है। कौन सी? देवास, शाजापुर, उज्जैन, टीकमगढ़ और भिंड, जिसको लोकसभा में रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है लोकसभा में रिजर्व्ड? 4। कहाँ से? देवास, शाजापुर से, उज्जैन से, टीकमगढ़ से और भिंड से। ठीक, अगर क्वेश्चन 2 जिलों में एक लोकसभा सीट लगती है। हाँ, 2 जिलों में एक ही लगता है। हाँ, 2 जिलों में एक ही है। इसको उन्होंने अलग अलग नहीं किया, तो उसके अंदर भी उन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया होगा। फॉर एग्जांपल एक साल मतलब अल्टरनेट में कर लेते होंगे, देवास से एक बार एक व्यक्ति गया है तो नेक्स्ट ईयर जो है वो शाजापुर से जाएगा। इस प्रकार से अब देखो देवास, उज्जैन, टीकमगढ़ और भिंड, यहाँ पर इनको रिजर्वेशन क्यों दिया? ये एक बात बताओ जरा, इनको रिजर्वेशन क्यों दिया? क्योंकि की जनसंख्या ज्यादा होगी। करेक्ट, वहाँ पर सिर्फ एक ही प्रतिनिधित्व है, वहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट है क्योंकि वहाँ पर उनकी जो है जनसंख्या ज्यादा है। इसी वजह से लोकसभा में क्या दिया है हमने? रिजर्वेशन दिया है 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। कौन सी 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपको याद रखना है, याद रखना ही है, ठीक है। कौन सी? देवास, शाजापुर, उज्जैन, टीकमगढ़ और भिंड। उसी प्रकार से ऐसी 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिनको अनुसूचित जनजातियों को हमने क्या दिया है? लोकसभा में रिजर्वेशन दिया है। कई बार आप लोग क्या हो जाते हो? कंफ्यूज हो जाते हो। फॉर एग्जांपल विधानसभा सीटें 230 है, तो हमने क्या किया था? जाति को 35, जनजाति को 47। उसी प्रकार से अगर अपन लोकसभा और विधानसभा में कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है? गलती करता है कि आपको लोकसभा की भी अलग याद रखना है और विधानसभा की भी अलग रखना है, क्योंकि हमने रिजर्वेशन लोकसभा में भी दिया है और विधानसभा में भी दिया है। ठीक, अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा तो बहुत ही ज्यादा रफ क्वेश्चन पूछा, अगर बिल्कुल बच्चों वाले लेवल का, तो आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई कितनी सीटें हैं, तो आपको पता ही है लोकसभा की सीटें कितनी है? 29। थोड़ा सा लेवल बड़ा एग्जामिनर का, तो वो आपसे क्या पूछेगा कि एससी के लिए कितनी सीटों को रिजर्व रखा गया है या एसटी के लिए कितनी सीटों को रिजर्व रखा गया है। और अगर एग्जामिनर का दिमाग और थोड़ा सा चला तो वो आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित की गई है। समझ में आया क्वेश्चन? क्या बोला मैंने? इनमें से कौन सी सीट लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। तो वो क्या करेगा? इन चारों में से एक नाम उठा के दे देगा। तब आपको पता होना चाहिए कि चारों में से फॉर एग्जांपल उज्जैन है, तो आपको पता होना चाहिए कि उज्जैन जो है उसको रिजर्व रखा गया है लोकसभा की सीटों के लिए। क्लियर? आगे बढ़े। अब हम देखते हैं एससी की तो हो गई,
अब एसटी की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। एससी की 6 सीटें। एससी की 6 सीटों में कौन सी आ जाएगी बताइए? एक तो आ जाएगा हमारा बैतूल, क्योंकि वहां पर बहुत सारे आदिवासी लोग हैं। नेक्स्ट वन, बैतूल के बाद आ जाएगा हमारा मंडला। तीसरा हो जाएगा हमारा शहडोल। कौन सा हो जाएगा? शहडोल। चौथा आ जाएगा हमारा खरगोन। ठीक। पांचवा आएगा हमारे पास धार, और 6th नंबर पे आएगा हमारे पास रतलाम झाबुआ। ठीक, इस प्रकार से 6 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व की गई है। 6 सीटें याद तो रखना ही है आपको, लेकिन अगर लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन बढ़ा तो आप लोगों को उनकी नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कौन से? बैतूल, मंडला, शहडोल, खरगोन, धार, रतलाम, झाबुआ। 2-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा आपको। बैतूल, मंडला, शहडोल, बैतूल, मंडला, शहडोल, खरगोन, धार, रतलाम, झाबुआ, खरगोन, धार, रतलाम, झाबुआ। इस प्रकार से ऐसी 6 सीटें हैं जो लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व रखी गई है। क्लियर? आ रहा ना बेटा? दिमाग के ऊपर से तो नहीं जा रहा क्या पढ़ा रही हूँ? हेमा, शिरीन, आ रहा है। ठीक है, पहुंच जाते हैं। हमारा समझ में। ओके, चलो लोकसभा की सीटें याद रहेगी और विधानसभा की भी सीटें याद रहना चाहिए, क्योंकि मैं कल पूछूंगी कि मैंने क्या पढ़ाया था और एक से नाम लेके पूछूंगी, इसलिए याद करके आइएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे और कॉमन है, और इसके अंदर बच्चा कंफ्यूज होता है और अपने नंबर गवा बैठता है, जबकि सिर्फ याद रखने वाली चीजें हैं, इनको हम बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। चलिए ठीक है, अब हमने देख लिया लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व करी हमने, 29। वैसे राज्यसभा में भी होगा कुछ। हमने राज्यसभा में हमारे मध्य प्रदेश से कितने सीटें हैं? 11 सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। लेकिन राज्यसभा में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। ठीक, हमने विधानसभा में क्या किया है? रिजर्वेशन दिया है, और लोकसभा में रिजर्वेशन दिया है, लेकिन हमने राज्यसभा में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन एसटी या एससी को नहीं दिया है। तो राज्यसभा में मध्य प्रदेश से कितने लोग जाएंगे? 11 सीटें हैं। 11 सीटें राज्यसभा की मध्य प्रदेश से है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, टोटल नंबर ऑफ संभाग। मध्य प्रदेश में टोटल 10 संभाग है। कितने संभाग है? टोटल 10 संभाग। ये संभाग की कहानी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि संभाग क्या होता है, संभाग किस प्रकार के जिलों से होकर बनता है। लेकिन अभी हम जिस संभाग में रह रहे हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे संभाग का नाम क्या है? नर्मदापुरम संभाग। ये जो है नर्मदापुरम, ये एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, वो एक सिटी नहीं है। नर्मदापुरम किसका नाम है? संभाग का नाम है। और इस संभाग में कितने जिले आ रहे हैं बताइए? 3। कौन से? बैतूल, हरदा, होशंगाबाद और नर्मदापुरम हो गया जो। एक होशंगाबाद था जिसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया, राइट? नर्मदापुरम। ठीक, इस प्रकार से नर्मदापुरम संभाग का नाम है। संभाग क्या हो गया? एक बड़ी यूनिट हो गई। फॉर एग्जाम्पल 52 डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ी हमने,
तो हम 52 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे उसको संभागों के नाम से देखेंगे। तो ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है 52, इसको हमने क्या किया है, संभागों में डिवाइड किया है। संभाग में मतलब एक प्रॉपर संभाग के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट तो हमने 52 पढ़ी, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी हो गई है, 10। जैसे हमने नर्मदापुरम संभाग पढ़ा, 10 में से एक संभाग कौन सा हो गया, नर्मदापुरम। उसके अंदर हमारी 3 डिस्ट्रिक्ट आ रही है, कौन सी, एक बैतूल डिस्ट्रिक्ट आ रही है, एक हरदा डिस्ट्रिक्ट आ रही है और एक होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आती थी, जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। आया समझ में संभाग की क्या कहानी है। संभाग क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक जो बड़ी यूनिट बनाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे, हम संभाग बोलेंगे। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, संभाग के बाद जिलों की संख्या कितनी हो गई, अब भी बताई थी, बताओ जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश, निवाड़ी को मिला के कितनी हो गई है, अब 52 हो गई है। लास्ट किसको ऐड किया गया था, निवाड़ी को। कब ऐड किया गया था, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बनाया गया, जो सबसे लेटेस्ट जिला है। और पहले जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में 51 थी, लेकिन निवाड़ी के बनने के बाद अब जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 52 हो गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये सारे डेटा याद रखने हैं आपको। विकास खंड, विकास खंड की संख्या है 313, ये भी याद रख लेना। अब इसके अंदर भी इन्होंने क्या कर दिया है, जनजाति में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खंड की संख्या कितनी है। जनजातीय विकास खंड कितने हैं, 89। विकास खंड क्या होते हैं, ब्लॉक कहलाते हैं, ब्लॉक। ठीक, ब्लॉक्स। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे, 313। लेकिन अगर हम ट्राइबल ब्लॉक्स की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे, 89। ये आपको याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं, 313। लेकिन अगर, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है, इसीलिए हमने ब्लॉक के अंदर भी कुछ ट्राइबल ब्लॉक्स को डिवाइड कर दिया है कि अगर ट्राइबल ब्लॉक्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय विकास खंड है, 89 जनजातीय विकास खंड है मध्य प्रदेश के अंदर। आए समझ, आगे बढ़े, बोलते भी जाओ। लिखना हो पा रहा है ना, जल्दी तो नहीं हो रहा, बोलो, लिख पा रहे हो। विकास खंड क्यों बनाए गए, विकास खंड क्यों बनाए गए, अब देखो संभाग तो बना दिए थे हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, लेकिन कई बार हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, इन सब के विकास के लिए विकास खंड क्यों बनाएंगे, आप नाम से समझिए ना उसको। विकास के लिए अलग अलग हमने क्या कर दिया है, 52 डिस्ट्रिक्ट्स को हम एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपरली वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसको क्या कर दिए, सब डिवाइड कर दे, छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर दे, तब हम उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसी वजह से ये पंचायती राज के अंडर में आता है क्या? नहीं, पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आएगा। विकास खंड पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आएगा। ये पंचायती राज के अंतर्गत तो हमने देखा था कि क्या क्या आता है, जिला परिषद, विधान, नगरीय निकाय और जितनी भी चीजें हैं हमारे लोकल लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है वो आती है, लेकिन विकास खंड नहीं आएगा। लेकिन जैसे देखो, अब फॉर एग्जाम्पल कोई योजना आई, उस योजना को हमको क्या करना है, इन 52 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करना है। इन 52 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 52 डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो 52 क्या हो जाएंगे, कलेक्टर्स हो जाएंगे। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट अपने आप में बहुत बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आठनेर आता है, जैसे ही लेके, हाँ, आठनेर हो गई, चिचोली हो गया, थर्ड भैंसदेही, ये सब क्या हो गए हमारे
तहसील हो गई। तो इन प्रकार से जब हम छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड कर रहे हैं, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया है? उन विकास खंडों को बनाने का काम किया है। हुआ क्लियर? ठीक है। विकास खंड के बाद नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर निगम कहाँ बनाए जाएंगे? जब वहां बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल का क्या होगा? जनसंख्या होगी और एरिया वाइज सिटी जो होगी वो बड़ी होगी, वहां पर क्या बनाए जाते हैं? नगर निगम बनाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? 16। नगर निगम को इंग्लिश में बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक। 16 है नगर निगम। नगर पालिका है, नगर पालिका हो जाएगी 99। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? हेमा बताओ। जबलपुर। और उसकी खंडपीठें, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो जबलपुर में है, लेकिन अगर अपन उसकी खंडपीठ की बात करें तो एक है इंदौर में और एक है ग्वालियर में, ठीक। ये क्वेश्चन भी आता है कि मध्य प्रदेश की खंडपीठें कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए एक इंदौर में और एक ग्वालियर में, ठीक। अगर अपन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मान के पेयजल, मतलब ये जो पेयजल मिलता है, ये भोपाल में प्रस्तावित है क्या एक नई खंडपीठ? एक और खंडपीठ प्रस्तावित हो सकती हाँ, है, नहीं लेकिन प्रस्तावित। अभी तक उसके अंदर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आई। प्रस्तावित हो सकती है, लेकिन अभी तक जब तक अपन गैजेट में प्रकाशित नहीं हो सकती तब तक अपन पढ़ नहीं सकते। और ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है जो प्रस्तावित रहती है ना। तो इसीलिए जब तक अपन अपने पास गैजेट में वो प्रकाशित नहीं होगी तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। इसलिए आप 2 याद रखिए, एक तो इंदौर याद रखिए और एक ग्वालियर याद रखिए, ठीक है। पेयजल, पेयजल जो है प्रति व्यक्ति वो कितना निर्धारित किया गया है? 55 लीटर्स। मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से अगर अपन देखें तो ये भी कई बार आ जाता है क्वेश्चन, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिखा दिया क्योंकि भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पेयजल प्रति व्यक्ति कितना दिया गया है हमारे मध्य प्रदेश में? 55 लीटर, ठीक। इस प्रकार से हमने क्या देखा? एक नजर में मध्य प्रदेश को देखा। एक नजर में मध्य प्रदेश समझ में आया? हाँ या नहीं? यस मैम। चलिए यस मैम। अब अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट डे मतलब कल हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन। आप लोग क्लास मिस मत करिएगा क्योंकि कल मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे। अगर गठन अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, ठीक। जाने से पहले 2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिखो। वेट करिएगा एक मिनट। कल हमने पढ़ा था राम सेवक शर्मा के बारे में और हेमा कोहली के बारे में। हेमा बताओ, राम सेवक शर्मा को कहाँ का सीईओ बनाया गया है? प्रेजेंट हो? शिरीन, आप तो कल आई नहीं थी शायद। सुमित बताओ, राम सेवक शर्मा का संबंध किससे है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। हाँ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का नए सीईओ बनाए गए हैं, ठीक है। और जस्टिस बेला त्रिवेदी कौन है? सीनियर है ये सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की महिला जज के पैनल में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की महिला जज, उनको अपॉइंट किया गया है। चलिए ठीक है। हेमा बताओ, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज किसे बनाया गया था? फातिमा बीवी। करेक्ट, फातिमा बीवी को, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सुनील कोठारी, तीसरा नाम। सुनील कोठारी, सुनील कोठारी
ये जो व्यक्ति है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2001 में, अभी एक तो इनका निधन हुआ है 2020 में निधन हुआ है। अब निधन तो ऐसे बहुत व्यक्ति का होता है, लेकिन इनको क्यों याद रखना है? क्योंकि ये क्या है? नृत्य इतिहासकार है। नृत्य इतिहासकार मतलब जितने अपने ट्रेडिशनल नृत्य है, फॉर एग्जाम्पल उड़ीसी, कुचिपुड़ी और कौन से होते हैं बताओ जरा, एक आध के नाम। भरतनाट्यम, ये सारे जो नृत्य है इनके ऊपर इतिहास लिखने का काम कौन करते हैं? सुनील कोठारी जी करते थे, जिनका 2020 में निधन हो गया। इनको क्या किया था? 2001 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, पद्मश्री पुरस्कार। ठीक है, यहाँ एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा सुनील कोठारी का संबंध किससे है, तब आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, एक नृत्य इतिहासकार है। ठीक, 4th नंबर पे आते हैं। इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो, एग्जाम है वो तो। हाँ, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति आ रहे हैं, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, इनके बारे में सुना है? ये व्यक्ति किससे संबंधित होंगे? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। संगीत से हो सकता है। करेक्ट, शास्त्रीय गायक है ये, शास्त्रीय गायक। ठीक, एक तो इम्पोर्टेंट ये याद रखना कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान किससे संबंधित है? शास्त्रीय गायक। लेकिन इसके ऊपर मोस्ट IMP पे टिक कर लेना, क्योंकि MP के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का वेटेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक है। इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि अभी 2018 में इनको क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण। अब जैसे कि आपको पता ही है कि पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियन नागरिक सम्मान है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है गुलाम मुस्तफा खान का नाम याद रखना। एक तो किससे संबंधित है? वो शास्त्रीय गायक से संबंधित है। 2018 में उनको क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। और इसीलिए आ सकता है क्योंकि 2021 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक, अब निधन हुआ था, इसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहे थे। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखना है। सुनील कोठारी को एक बार याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन इस मुस्तफा खान को याद रखना जरूरी है। पहली बार शास्त्रीय गायक है, 2018 में पद्म विभूषण मिला था और 2021 में निधन हो गया, इसकी वजह से ये क्वेश्चन आने का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट पे चले, एक और लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। एक मैम का नाम है वी शांता। वी शांता, ये जो मैडम है इनका फुल नाम है विश्वनाथ शांता। विश्वनाथ शांता। अब ये जो मैडम है विश्वनाथ शांता, ये बहुत ही फेमस कैंसर स्पेशलिस्ट है, कैंसर स्पेशलिस्ट। इतनी फेमस है कि हमारे जो मोदी जी हैं, जब इनको अवार्ड वगैरह मिले थे तब वो खुद गए थे और उनसे मुलाकात की थी। ठीक, तो इनको एक तो पद्मश्री भी मिला है, ठीक, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। अब देख लीजिए आप, इतने सारे अवार्ड मिले हैं, इसका मतलब है कि ये जो मैम है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में इतना नहीं आएगा कि इनको क्या क्या मिला है, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा कि वी शांता का संबंध किस फील्ड से है। तो आपको पता होना चाहिए कि वी शांता मैम जो है वो क्या है? कैंसर स्पेशलिस्ट है। एक और चीज, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जैसे अपन क्या करते हैं, फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या बोलते हैं बताओ जरा? स्त्री रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं?
सुमित? शायद गायकोनोलॉजिस्ट बोलते हाँ, थे। गायकोनोलॉजिस्ट ही बोलते हैं, करेक्ट है। स्त्री रोग विशेषज्ञों को गायनेक बोलते हैं, गायकोनोलॉजिस्ट। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से जब अपन कैंसर की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर, ये एक करंट मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, इसलिए बता देती ये डर्मेटो तो नहीं बोलते इसको, डर्मेटोलॉजिस्ट? नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन से रिलेटेड बीमारियां Skin, होती है ना, हाँ, skin, हाँ। त्वचा से संबंधित बीमारी हो उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होता है। ठीक, स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहलाती है? ऑन्कोलॉजी कहलाती है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कैंसरोलॉजी लगा देंगे नहीं तो, लेकिन आपको भी पता है कि जब अपन ये ऐसे स्टडीज पढ़ते हैं तो उसकी इस प्रकार के क्वेश्चन एमपी में ज्यादा आते हैं और इसके अंदर एमपी का वेटेज भी ज्यादा रहता है। तो आपको याद रखना है कि कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ठीक, याद रहेगा? चलिए ठीक।